अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना। ये तो नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, भत्ते, अन्य सुविधाएं कितना मिलेगा, इन सब के बारे में प्रावधान संसद कर सकती है। इसमें राज्य वित्त आयोग का कोई रोल नहीं होता है। तो पहला गलत हो जाएगा। देखिए, गलत पूछा ही कौन सा नहीं है। दूसरा देखते हैं, राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निगमों की स्थिति की समीक्षा करना। उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, इसकी भी समीक्षा करता है। राज्य संचित निधि में राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि का आवंटन करना। ये तो सही है एकदम। राज्य के संचित निधि से कितना धन राज्यों एवं नगर निकाय को दिया जाना चाहिए। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाना, ये भी है। राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य है, देखिए वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भालचंद्र शुक्ल हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था उत्तर प्रदेश के। इसके अध्यक्ष थे भालचंद्र शुक्ल। इसके अलावा द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे टी एन धर। ये जो दूसरा वाला भी आसन दिया है, ये दूसरे थे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का मतलब ये है कि जो पैसा होता है संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वो कितना डिवाइड होता है, उसी को विभाज्य पूल कह सकते हैं। जो विभाजित करने योग्य है, यानी कि जिनका ऐसे वित्त जिनका बंटवारा हो सकता है, उसी को विभाज्य पूल कहा जाता है। तो कितना है, तो आप जान लीजिए कि पंचायतों के लिए जो 40% है, पंचायतों को 40% दिया जाता है और नगर निकाय को 60% दिया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट मान लेते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट है। हम लोगों ने चर्चा किया था राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है। राज्य वित्त आयोग का कार्य यही है कि जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्स ज़्यादा हैं, इनको पैसा ज़्यादा मिल सकता है टैक्स इत्यादि लगाने से। तो जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पंचायतें जो होती हैं, यानी कि यहाँ पर पंचायतें देख लेंगे, पंचायतें, और दूसरी तरफ नगर निकाय, इन सबको इस तरफ ले लिया जाएगा। अब चूँकि इनकी आय के स्रोत बहुत कम हैं और इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये अपना जो है विकास कर ले, तो कैसे विकास कर सकते हैं, इनके पास तो पैसा है ही नहीं। तो यहीं पर भूमिका हो जाती है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग कहता है, देखिए भाई, राज्य सरकार के पास तो इनकम की सोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका उत्तरदायित्व है ना कि इनका कुछ परसेंटेज इनको जाना चाहिए। जो इनको टैक्स, कर, शुल्क, टोल टैक्स, इन सबसे जो इनकम आ रही है ना, इसका कुछ परसेंटेज जाना चाहिए। अब परसेंटेज कितना जाना चाहिए, यही राज्य वित्त आयोग बताता है अपनी रिपोर्ट में, और उसी रिपोर्ट को बताएगा कि भाई 40% जाइए, 30% आपको जितना मिला 100% में से 30% आप जो है पंचायतों और दूसरी नगर निकाय को दे दीजिए आप। तो यही जो सिफारिश रिपोर्ट में वो राज्य वित्त आयोग बताता है और सरकार इसको लागू कर देती है, राज्यपाल के परामर्श से जो लागू कर देती है। अब दूसरी तरफ देखिए, मान लेते हैं कि ये अगर देखा जाए कि 40%, यहाँ पर 40% ये पैसा चला गया दोनों संस्थाओं को। किसको चला गया? एक पंचायती राज संस्था और दूसरा तरफ नगर निकाय जितने हैं प्रदेश में, उन सबको मिलाकर 40% चला गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टोटल पैसा 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से
60 करोड़ राज्य सरकार अपने पास रख ले और 40 करोड़ किसको दे दे, इन दोनों संस्थाओं को मिला कर दे, इनको देना चाहिए। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा ये है कि अब 40 करोड़ का भी बंटवारा होगा पंचायती राज में, पंचायतों में और यहाँ पर नगर निकाय में बंटवारा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कितना कितना परसेंटेज होगा, तो 40% यहाँ पर पंचायतों को होगा और 60% किसको होगा, नगर निकाय को होगा। यहीं पर देखिए ये लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंश में से, यहाँ पर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं का 40%, पंचायती राज संस्थाओं का 40% और नगर निकाय को 60% प्रदान किया जा रहा है, जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश है उसके आधार पर। अगला सवाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। अब देखिए फिर यहाँ पे सवाल बन जाता है, जैसे अगर पहला तो हम लोगों ने देखा था कि 100 करोड़ में से 40% किसको चला गया, दोनों को चला गया। 40% पंचायती राज संस्थाओं को चला गया और नगर निकाय को चला गया। अब जो है 40% में से 40% में से फिर 40%, यानी कि 40% का 40% पंचायती राज संस्थाओं को गया और 60% किसको गया, नगर निकाय को गया। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि पंचायती राज संस्थाओं में 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर? एक पंचायत होते हैं और दूसरा क्या होता है, क्षेत्रीय पंचायत समिति होती है और तीसरा होता है जिला परिषद। तीनों को कितना कितना दिया जाना चाहिए, ये है। इसमें से पंचायती राज संस्थाओं को 40% है, पंचायती राज संस्थाओं को 40%। अब तीनों को कितना कितना दिया जाना चाहिए, तो अब देखिए यही पूछा है कि उसमें ग्राम पंचायत को कितना दिया जाना चाहिए 40% में से। तो ग्राम पंचायत को 40% में से 70% दिया जाना चाहिए, 15% जिला पंचायत को और शेष 15% क्षेत्र पंचायत को दिया जाना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर टोटल राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए की इनकम मिली हुई है, अब 100 करोड़ रुपए की इनकम में से राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश किया है कि 60% आप अपने पास रखिए और शेष 40% आप दे दीजिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय को दे दीजिए। पंचायती राज संस्थाओं में तीनों आ जाएगा, तीनों स्तर आ जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसके अलावा नगर निकाय में तीनों आ जाएंगे, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये तीनों आ जाएंगे। अब इन सबको 6 संस्थाओं को मिलाकर कितना मिला है, 40 करोड़ रुपया मिला है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा कि टोटल एग्जाम्पल 100 करोड़ का है। अब 40 करोड़ में से पंचायतों को कितना दिया जाना चाहिए और नगर निकाय को कितना दिया जाना चाहिए। पंचायतों को देखिए, पंचायतों को 40% जाएगा और 60% किसको जाएगा, जो है नगर निकाय को जाएगा। तो अगर 40 करोड़ का 40% देखा जाए तो 16 करोड़ रुपए हो गया। 16 करोड़ रुपए किसको चला गया, वो पंचायतों को गया। पंचायतों मतलब तीनों स्तर को गया है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और जो बचा आपका 24 करोड़ रुपया, 40 करोड़ में से 16 करोड़ तो चला गया पंचायती राज संस्थाओं को और बचा जो है 24 करोड़ रुपया, वो किस हो गया, नगर निकाय को गया। नगर निकाय का मतलब तीनों जो नगर निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। अब जो 16 करोड़ रुपया आया है उसमें से फिर विभाजन होगा, किसको किसको विभाजन होगा, तीनों में विभाजन होगा।
एक ग्राम पंचायतों को विभाजन होगा, कुछ परसेंटेज जाएगा, तीनों स्तर को जाएगा, क्षेत्र पंचायत को जाएगा और जिला पंचायत को जाएगा। तो इसमें से देख लीजिए परसेंटेज ही पूछा जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर अगले सवाल में यही पूछा है कि जो पंचायती राज संस्थाओं को कुल पैसा आया है ना, उसका 40%, हाँ वही 40% में से कितना परसेंटेज जाएगा पंचायतों को, तो 70% जाएगा पंचायतों को, और शेष 15% किसको जाएगा, तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है मिलान करने के लिए। प्रथम राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष तो भालचंद्र शुक्ल, द्वितीय टी.एन. धर, पंचम तो हम लोगों ने अभी देखा आनंद मिश्र, ये लेटेस्ट वाला है आनंद मिश्र। तृतीय का यहाँ पर देख लीजिए तैयब अली खान, तैयब अली खान ये गलत है। कौन सा? तीसरा सैयद अली ताहिर रिजवी, रिजवी याद कर लीजिए चौथे के, और तीसरे का अतुल कुमार गुप्ता है चौथे के। राज्य वित्तायोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है विधानमंडल द्वारा, क्योंकि ये राज्य स्तर का वित्तायोग है ना, ये राज्य स्तर का है, ये राज्य के भीतर काम करेगा। इसे गठन कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। इसलिए योग्यता, अन्य मापदंड और इन सब की नियुक्ति, इनका कार्यकाल, इनका सब कुछ, वेतन, इनके भत्ते कितना होगा, ये सब कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य का विधानमंडल या विधानसभा कह सकते हैं। अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात होगी तो वहाँ पर संसद सब कुछ निर्धारित करेगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यताएं के चयन की, ये सब सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपेगा, क्योंकि राज्यपाल ही तो उसकी नियुक्ति किया है, उसका स्वामी राज्यपाल है, इसलिए राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल क्या करेगा? इनकी फिर से भी नियुक्ति कर सकता है। अगला, निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि वह अस्वस्थ मन का हो, यदि वह दिवालिया हो, अस्वस्थ मन का नहीं हो सकता है, उसको योग्य नहीं माना जाएगा। दिवालिया तब भी नहीं माना जाएगा यदि उस पर किसी अनैतिकता का सिद्ध हो चुका है। ये सब सारी जो इसकी अयोग्यताएं हैं, अगर ये सब सारी कमियां हैं तो वो जो है सदस्य नहीं बन सकता। भारतीय संविधान के किस संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ल, दूसरे के हैं टी.एन. धर, और तीसरे के हैं रिजवी, चौथे के हैं अतुल कुमार गुप्ता, और पाँचवें के कौन है? जो आनंद मिश्र, जो अभी लेटेस्ट है। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों के ने संविधान के 73वें 74वें संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है? तो देखिए अनुच्छेद 243I, 243Y, और किसी ऑप्शन में 243I नहीं है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने विधानमंडल संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243I और Y के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है। 1993 के बाद लगभग सभी राज्यों ने राज्य वित्त आयोग का गठन कर लिया है। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तो सैयद अली ताहिर रिजवी, आनंद मिश्र 5वें के हैं। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? योग्यता देखिए, वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव, वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव, ये तो दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। वित्तीय मामलों में प्रशासन और व्यापक अनुभव, ये हो जाएगा वित्त में से सभी।
अगला केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सही है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 यम लिखा, देखिए यम नहीं है, आई है और फिर जो है वाई। तो लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ठीक, अनुच्छेद 315 ये सही है, 315 से लेकर के 318। और निर्वाचन आयोग 324 से लेकर के 28, ये भी सही है, दोनों सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 243, देखिए आई सब में दिया है, तो अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 आई क्लॉज 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अनुच्छेद 243 वाई। नगर परिषद नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों और कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस विशेष राज्य में पंचायत द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। तो ये राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य ये गलत हो गया है, यहाँ पर 27वां नहीं होगा, यहाँ 73वां होना चाहिए। 73वां 74वां। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। तो जिला योजना समिति, ये नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग, सभी पंचायत चुनाव कराएगा, सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया जिला योजना समिति का गठन 74वें संविधान संशोधन 92 के तहत किया गया है। ये तरह नहीं है, 74 में। राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है। राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करना, सही है। राज्य कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने घटाने की सिफारिश करना, ये थोड़ी ना है। राज्य कर्मचारियों के वेतन घटाने बढ़ाने इस सब का जो है अधिकार किसको है, तो ये तो राज्य सरकार को है। ग्राम पंचायतों की चुनाव का डेटा उपलब्ध कराना, ये डेटा उपलब्ध कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, ठीक। तो ये बी वाला सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग की भूमिका राज्य पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करना है या राज्यपाल को उन सिद्धांतों पर सलाह देता है जहां किसी राज्य और उसके पंचायती राज संस्थाओं के बीच कर, शुल्क, जुर्माना, टोल टैक्स जैसे कार्य राजस्व के विभाजन का नियंत्रित करना होता है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है, तो किस भाग में, भाग 9 का। और देखिए ये आपका क्या है, भाग 9 का और 9 बान, दो में है, 9 का और 9 बान। 243 आई और वाई, 2 अनुच्छेद याद रखिए, भाग 9 का और खा, यहाँ पर 243 आई और वाई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो टी.एन. धर है दूसरे, वर्तमान में 5वां है, जिसके अध्यक्ष कौन है, आनंद मिश्र है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें से देखिए अतुल कुमार गुप्ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अतुल कुमार गुप्ता नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग क्रियान्वित है, चतुर्थ नहीं है, इसमें पंचम आयोगी समय कार्यशील है, तो यह गलत हो जाएगा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. त्रिपाठी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अतुल कुमार गुप्ता। प्रथम राज्य वित्त आयोग गठन 1994 में किया गया था, ये सही। तीसरा, भाल चंद्र शुक्ल इसके क्या थे? अध्यक्ष। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 IU, ये भी गलत हो जाएगा, 243 I होना चाहिए, I और Y होना चाहिए। तो वही व्याख्या में लिखा हुआ है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है, सही है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा करने का बंद करेगा। लेखाओं, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की अकाउंटिंग को थोड़ी ना जांच करता है, ये मतलब लेखाओं अकाउंटिंग की जांच करना, तो ये नहीं होगा। अकाउंटिंग की जांच तो राज्य सरकार करती है। पंचायतों के लिए आरक्षण और निर्वाचन की सलाह देना, ये तो नहीं होगा। आरक्षण और निर्वाचन की सलाह कौन देता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग देता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर पहला सही हो जाएगा, कथन ये सही है। ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए अनुच्छेद 243 देखिए, अगर हिंदी आ गया तो आप क्या करेंगे? हिंदी में झा के तहत राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन 92 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात 1 वर्ष 5 वर्ष की समय से वित्त आयोग गठन करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। पंचायतों की लेखाओं के संपरीक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 243 J में तथा पंचायतों के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के, देखिए अनुच्छेद 243 के है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, और अकाउंटिंग की जांच अनुच्छेद 243 J में। उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा राज्य वित्त आयोग गठन करने की तैयारी में है? तो छठवां, 5वां चल रहा है, छठवां। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार 6वें राज्य वित्त आयोग के गठन का मसौदा तैयार कर चुकी है। वित्त विभाग ने इससे जुड़ा मुख्यमंत्री ने भी अर्थनात्मक प्रस्ताव भेजा है। नवंबर 2021 में 6वें वित्त आयोग का गठन होना था, जो चुनाव की वजह से गठित नहीं हो सका। राज्य में 5वें वित्त आयोग का गठन 15 में किया गया था। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड IAS आनंद मिश्र हैं। इस आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसका कार्यकाल 2020 से लेकर के 25 तक है। और उसके बाद 25 के बाद जो है 6वां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसको है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार देखिए किसको है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, और अगर ये सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राज्यपाल को ही देंगे, लेकिन उनको अगर पद से हटाना तो राज्यपाल को यह पावर नहीं है। यह पावर किसको है? राष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट सवाल है। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और सौंपी जाने वाली फीसों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। पंचायतों का लिखा है ना, तो ये केंद्रीय वित्त आयोग होगा नहीं। उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग का मतलब जो ऐसा विभाग जो कर्मचारियों से संबंधित हो, जिनका काम कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते, इन सबसे सारी चीज़ें करना वो कार्मिक विभाग होता है, लेखा परीक्षा विभाग नहीं है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में यही कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, सही है। अनुच्छेद 243 I में राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता, ये गलत है। अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो राज्यपाल को सौंपेगा। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का, ये भी गलत है। इनका कितना है वर्ष? तो 5 वर्ष है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 I में राज्य वित्त आयोग की संवैधानिक निकाय इस आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं, लेकिन हटाने के लिए जो है प्राधिकृत है वो राष्ट्रपति।
राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? तो आनंद मिश्र ने किया है, टी.एन. धर ने किया है, भालचंद्र शुक्ल ने किया, सतीश महाना ने नहीं किया है। सतीश महाना कौन थे? तो जो है विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहले वित्त आयोग का गठन 1996 में नहीं किया गया था, 1994 में किया गया था। पहला गलत हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। गलत है, राज्यपाल नहीं करता है, विधानमंडल करता है। भालचंद्र शुक्ल चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। गलत है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता थे। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता, तो ये सही हो जाएगा। चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश के 15% कर और गैर कर राजस्व का अंतरण किए जाने की सिफारिश किया है। पांचवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय को 12.5% निवल कर राजस्व वितरित किए जाने की सिफारिश किया है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चौथे वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय का मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों को उत्तर प्रदेश के 15% कर एवं गैर कर राजस्व का अंतरण किए जाने की सिफारिश की है तथा पांचवें वित्त आयोग ने 12.5%, ठीक है, पांचवें वित्त आयोग ने कम कर दिया है। तो ये लेटेस्ट डाटा कितना? 12.5%। निवल कर राजस्व का 12.5% किसको जाएगा? तो जाएगा स्थानीय निकाय 12.5%। पांचवें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि राज्य अपने निवल राजस्व कर का 12.5% जो है नगर निकाय को देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा भाग होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण भाग 12 में किया गया है। देखिए भाग 12 में वित्तीय संबंध का विवरण दिया गया है। भाग 13 में राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, देश के भीतर व्यापार वाणिज्य सब करते हैं। 14 में राज्य संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अधिकरण 14 काम में है और निर्वाचन यानी कि अनुच्छेद 300 जो 24 वो है 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है? किस अनुच्छेद को करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है परंतु वितरण केंद्र राज्यों के मध्य किया जाता है? देखिए कुछ कर तो ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है और उसका पूरा हिस्सा अपने पास रख लेती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र लगाती है और केंद्र कलेक्ट करती है लेकिन उसका बंटवारा करती है राज्य और केंद्रों में। तो ये पूछा है राज्य और केंद्रों में बंटवारे के बारे में। तो अनुच्छेद 270 68 69 का संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर एवं शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाएंगे तथा बंधित रीत से संघ और राज्यों के मध्य वितरित किए जाएंगे। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिला है? तो अनुच्छेद 268। वित्त आयोग गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है? तो वित्त आयोग का मतलब ये केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर होता? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग गठन किया था। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण संबंधी एवं राज्य के मध्य यस आगमों के तरीकों के संबंध राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना।
संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो इसमें 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है 1951 से लेकर के। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये NK सिंह है। और इसकी रिपोर्ट जो लागू है ना 21 से 26 तक, हालांकि 25 तक ही लागू होना था, लेकिन कोविड की वजह से एक वर्ष और बढ़ा दिया गया उसका कार्यकाल। 9 नवंबर 2020 को रिपोर्ट आई थी और जो है 20 से लागू हो गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है, राष्ट्रपति का ही कार्य है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी 280 में लिखा गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति को ये लोग त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन आयोग के सदस्य अध्यक्ष को कितना वेतन भत्ता ये सब मिलेगा ये निर्धारित करती है संसद। निम्नलिखित में से वित्त आयोग के अध्यक्ष में कौन कालक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया है? देखिए, यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको सभी वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं कार्यकाल का पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसमें D रंगराजन ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, YV रेड्डी ये 13वें या 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा ये जो है KC पंत 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और उसके पहले ये सबसे पहले इनका आएगा के संथानम का। देखिए, KC पंत ये 1992 में 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों के चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, सही है, वित्त के बारे में उसकी जानकारी होगी तभी तो अपना काम करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये तो नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देखिए तो D दिया, उपयुक्त में से सभी लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञान हो, ये तो सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो नहीं होना चाहिए ना, ये क्या है? संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया है। आयोग का अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। 4 अन्य सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त का विशेष ज्ञान हो, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस पद के लिए होगा। हाँ, तो देखिए 4 है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ना उसको भी बनाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिससे प्रशासक वित्तीय क्षेत्र का व्यापक अनुभव, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता है। 4 जो अन्य सदस्य होते हैं ना वो 4 अलग अलग क्षेत्रों से लिए जाते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए? तो ये 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत की संसद करती है, सही है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं का जो आयोग के सदस्य के रूप में हो, सारी चीजें वही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण ये वित्त आयोग का कार्य है। जो संघ और राज्यों यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच ना जो कर से प्राप्त शुद्ध आय है ना उसका वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कितना किनको जाएगा, कितना राज्यों को जाएगा। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। तो सहायता अनुदान के लिए तो ये तो देखना पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन पहला तो इसमें सही है। सहायता अनुदान के लिए वैसे तो योजना आयोग हुआ करता था, वित्त आयोग उसका बहुत बड़ा रोल नहीं था, संभवतः एक ही सही होना चाहिए। हाँ, इसमें देखिए दिया दोनों इसमें शामिल है, जिसमें प्राप्त
सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना शामिल है। दोनों है, एक और दोनों है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सही है, वो देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संसदीय नियम से राज्यों के 275 नहीं होगा, यहाँ पर 266 होना चाहिए, क्योंकि 275 तो है नहीं। सी रंगराजन तबराह वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल जो है 2005 से 2010 के मध्य था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे 1951 में। वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% किया था? तो 14वें वित्त आयोग ने किया था। 14वें वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल, क्योंकि अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है 2020 से 26 तक, तो इसके पहले जो 14वां वित्त आयोग था जिसका कार्यकाल 2015 से 2020 तक था, उसने कहा था कि जो केंद्र सरकार को कर से प्राप्त राजस्व मिल रहा है ना, उसका 42% राज्यों को जाना चाहिए।